हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सारथी एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की हॉर्नबिल पुस्तक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दोस्तों, ये जो पोर्ट्रेट शब्द रखा है आपको, इस पोर्ट्रेट शब्द का मतलब होता है चित्र, तस्वीर। तो यहाँ पर किसकी तस्वीर की बात हो रही है? तो लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का चित्र। और ये महिला कौन है? ये महिला हमारे जो ये लेखक हैं इस पाठ के, खुशवंत सिंह, इनकी दादी हैं। तो इस पाठ में चित्र की बात नहीं हो रही है। इन्होंने, जो खुशवंत सिंह हैं, इन्होंने अपने शब्दों से, अपनी कलम से इस तरह से पाठ को लिखा है कि जब आप उसको पढ़ोगे तो इनकी दादी जी का एक चित्र आपके दिमाग में बन जाएगा, उतर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पाठ की। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम इसके जो लेखक हैं उसके बारे में जान लेते हैं, और ये पाठ किस बारे में है इस बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो लेखक हैं खुशवंत सिंह, ये पंजाब प्रांत से बिलोंग करते हैं। ये अपने जीवन में एक पत्रकार भी रहे, राजनेता भी रहे, वकील भी रहे। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नोवेल लिखा था। उस नोवेल का नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और इनके पिता जो हैं, माता पिता, इनको बचपन में इनकी दादी माँ के पास छोड़ के चले गए थे और वो सिटी में रहने लग गए थे। इन्होंने ये जो पाठ लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस पाठ में ये आपको बताएंगे कि इनकी दादी जी कैसी दिखती थी, उनकी दिनचर्या क्या थी, जब वो गांव में थी तब दिनचर्या क्या थी, और जब शहर में आई तो दिनचर्या में क्या बदलाव आया। तो ये सारी बातें आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस कि माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। तो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी माँ की तरह क्या थी? वॉज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी। अधिकांशतः सभी की दादी वृद्ध ही हो जाती हैं। तो वो भी यही कह रहे हैं कि उनकी जो दादी माँ थी, वो सभी लोगों की जो भी दादी माँ होती हैं उनकी तरह ही वो भी एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि for the 20 years, 20 सालों से, that I had known her, जब से मैं उन्हें जानता था, यानी कि 20 साल जब से मैं उन्हें जानता था। She had been old and wrinkled, वो बूढ़ी ही रही थी, एंड कैसी रही थी? wrinkled रही थी। wrinkled माने होता है झुर्रीदार, यानी कि उनके पूरे शरीर पर झुर्रियाँ थी। यानी कि लेखक ये बताना चाह रहा है कि वो उनको 20 सालों से जानता था, और इन 20 सालों में उन्होंने जब भी अपनी दादी माँ को देखा तो उन्होंने उन्हें बूढ़ा ही पाया और झुर्रीदार ही पाया। आगे लिखा है पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वह सी आया है दादी के लिए। हैड वंस, यह वंस का मतलब एक बार नहीं है, यह वंस का मतलब है कभी। तो सी हैड वंस बीन, वो कभी रही थी। सी हैड वंस बीन, वो कभी रही थी। क्या रही थी? यंग एंड प्रिटी, युवा और सुंदर। तो लोग कहते हैं
थे कि वो यानी कि उनकी जो दादी माँ हैं, कभी वो सुंदर भी रही थी, कभी वो युवा भी रही थी। एक ऐसा समय भी था जब वो सुंदर थी और युवा थी। और क्या कहते थे लोग, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। और ये जो पहली हेड दिखाई दे रही है ये सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये दूसरी जो हेड है ये मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। तो और लोग कहते थे कि एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। और उनका एक पति, इवन आया है भी के सेंस में जोर देने के लिए, और उनका एक पति भी था, ये लोग कहते थे। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन उस पर भरोसा करना, टू बिलीव माने भरोसा करना, कैसा था, हार्ड था, कठिन था। यानी कि जो भी लोग कहते थे कि दादी कभी युवा थीं, सुंदर थीं और उनके एक पति भी था, इस बात पर भरोसा करना कठिन था। किसका भरोसा करना कठिन था, लेखक का, क्योंकि लेखक ने जब भी 20 सालों से उसे देखा था तो 20 सालों से वो उसे ओल्ड ही, बूढ़ी ही दिखी थी और रिंकल्ड ही दिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है स्टूडेंट्स, माई ग्रांड फादर्स एक मिनट, माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर, हंग लटकी हुई थी, कहाँ पर, अब ऊपर लटकी हुई थी, किसके ऊपर, द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर, कहाँ पर, इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम बोलते हैं बैठक का जो कमरा होता है जहाँ पर लोग आते हैं और बैठक होती है, उस कमरे को ड्राइंग रूम बोल देते हैं अंग्रेजी में। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो दादाजी की तस्वीर थी वो बैठक के कमरे में मेंटल पीस के अब थी। कैसी थी, लटकी हुई थी। अब ये मेंटल पीस क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपको इसे एक इमेज से समझना पड़ेगा। एक इमेज आपके लिए डाउनलोड कर रखी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, हॉलीवुड या बॉलीवुड, हॉलीवुड में तो अक्सर दिखाई देता है। ये आपका है फायर प्लेस, जहाँ पर ये आग जल रही है, ये हिस्सा आपका फायर प्लेस है। और इस फायर प्लेस के ऊपर आपको एक स्लिप सी दिखाई दे रही है। ये जो स्लिप होती है, इसी स्लिप को मेंटल पीस बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए इस चित्र में कि ये जो ऊपर वाला स्लिप वाला एरिया है इसको बोलते हैं मेंटल पीस, और नीचे यहाँ पर फायर प्लेस होता है, यहाँ पर आग लगाई जाती है और जो सर्दी के दिनों में, ठीक है, गर्मी पाने में मदद करती है ये। तो ये है मेंटल पीस। अब मान लो कि घर के कहीं किनारे पर ये फायर प्लेस होगा, वहाँ पर मेंटल पीस होगा यहाँ ऊपर, और इसके कहीं ऊपर यहाँ पर उनके दादाजी की, जो लेखक है खुशवंत सिंह, उनके दादाजी की तस्वीर बैठक के कमरे में टंगी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस तस्वीर में क्या था, कैसे लग रहे थे दादाजी, तो बता रहे हैं लेखक कि ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने पहनी हुई थी। बेयर माने पहनना होता है, और वोर माने पहनी हुई थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उन्होंने पहनी हुई थी, क्या पहनी हुई थी, अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। और क्या पहना हुआ था, एंड और लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले। लूज फिटिंग का मतलब क्या है, ढीले ढाले, क्लोथ्स माने कपड़े। तो उन्होंने किसने, लेखक के दादाजी ने, जिसकी तस्वीर बैठक के कमरे में मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी। तो उस तस्वीर के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, अभी दादाजी की बात हो रही है फिर से, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड, उनकी लंबी, और जो दे रखा है यहाँ पर वाइट, सफ़ेद, बियर्ड माने दाढ़ी ने, कवर्ड माने ढक लिया था, किसको, द बेस्ट पार्ट, अधिकांशतः हिस्से को। यहाँ बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा नहीं है, या बेस्ट का मतलब है
अधिकांशतः, ठीक है। तो अधिकांशतः हिस्से को ढक लिया था, कहाँ के? ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती के। तो उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती के अधिकांशतः हिस्से को ढक लिया था, कवर्ड कर लिया था। एंड और ही लुक्ड, वो लगते थे, कैसे दिखते थे, कैसे लगते थे दादाजी? एट लीस्ट, कम से कम 100 years ओल्ड, 100 साल की उम्र के। तो वो कह रहे हैं कि और वो कम से कम 100 साल की उम्र के लगते थे। कौन लगते थे? लेखक के दादाजी, जिनकी तस्वीर वहाँ टकी हुई थी मेंटल पीस के ऊपर। ही, दादाजी के लिए ही आया है। डिड नॉट लुक, वो नहीं लगते थे, नहीं दिखते थे। क्या नहीं दिखते थे? द सॉर्ट, सॉर्ट माने होता है काइंड, प्रकार, ऑफ पर्सन, वह उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे। किस तरह के? हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिसके कोई पत्नी या बच्चे हों। यानी कि दादाजी के बारे में लेखक कह रहे हैं कि वह उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे कि जिनकी कोई पत्नी भी हो या जिसके कोई बच्चे भी हों। बहुत ज़्यादा बूढ़े लगते थे वो। आगे दादाजी के बारे में बताया है, ही लुक्ड, वो लगते थे, वो दिखते थे। कैसे? एज इफ, मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो लगते थे, यानी कि वो ऐसे लगते थे मानो कि उनके केवल, ओनली माने केवल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ माने बहुत बहुत सारे, ग्रैंड चिल्ड्रन माने नाती नातिन हो सकते थे। वो ऐसे दिखते थे मानो कि उनके बस बहुत सारे नाती नातिन होंगे। मतलब ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी पत्नी भी होगी या बच्चे होंगे। ऐसे इतनी ज़्यादा उम्र के लगते थे कि बस उनके तो नाती नातिन ही होंगे। आगे लिखा है, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी। एज फॉर, ये जब भी फ्रेज यूज होता है इसका मतलब है जहाँ तक बात है, ठीक है। एज फॉर का मतलब होता है जहाँ तक बात है। तो किसकी बात है? माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के क्या होने की? बीइंग माने होने की, यंग एंड प्रिटी, युवा यानी कि जवान, और प्रिटी माने सुंदर। जहाँ तक मेरे दादी माँ के युवा और सुंदर होने की बात है, द थॉट, वो विचार, वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, वो विचार ऑलमोस्ट माने लगभग कैसा था? रिवोल्टिंग था। रिवोल्टिंग का मतलब अप्रिय, विरोधी, विद्रोही। यानी कि इस तरह का विचार लाना भी बड़ा ही विरोधी लगता था उनको कि दादी माँ और युवा और सुंदर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी दादी माँ के युवा और सुंदर होने की बात है, ये विचार भी लगभग विद्रोही था, अप्रिय था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि ये दादी माँ भी कभी युवा रही होंगी या प्रिटी रही होंगी। सी आया है दादी माँ के लिए। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो अक्सर टोल्ड अस, हमें बताया करती थी, बताती थी, ऑफ द गेम्स, किसके बारे में बताती थी? खेलों के बारे में। कौन से खेलों के बारे में? सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, वह अक्सर हमें उन गेम्स के बारे में, उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो एक बच्चे के रूप में वो खेला करती थी। यानी कि दादी माँ जब बच्ची थी और उस समय बच्ची जब थी तो उस समय जो भी वो खेल खेला करती थी तो उन खेलों के बारे में वो अपने नाती को, यानी कि खुशवंत सिंह जो लेखक हैं, उनको बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part.
तो दैट सीम्स, वो लगता था, कैसा लगता था, बिल्कुल एब्सर्ड लगता था। एब्सर्ड, अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, विवेकहीन, विवेक शून्य। तो वो जो बातें करती थी जब वो बच्ची थी, जिस तरह के खेलों के बारे में बताती थी, तो वो उनका खेलों के बारे में बताना, जिस जिस तरह के खेलों के बारे में वो बताती थी, वो बात उनको कैसी लगती थी, खुशवंत सिंह को बहुत ही बेतुकी लगती थी। और कैसी लगती थी, एंड अनडिग्निफाइड, और अशोभनीय लगती थी। अनडिग्निफाइड का मतलब है भद्दी, अभद्र। ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से, यानी कि उनकी तरफ से जो ये बात कही जाती थी कि मैं इस तरह के गेम खेला करती थी बचपन में, तो ये जो बात थी उनकी ओर से, उनकी पार्ट से लेखक को बिल्कुल बेतुकी लगती थी और अशोभनीय लगती थी। एंड, और वी ट्रीटेड इट, और लेखक कह रहे हैं कि हमसे मतलब है कि वो होंगे और भी कुछ बच्चे होंगे जिनको बताया करती होंगी बचपन में, तो हम ट्रीटेड इट, हम उसके साथ ट्रीट करते थे। ट्रीट माने होता है व्यवहार करना। लाइक द फेबल्स, किसकी तरह से, कहानियों की तरह से, दंत कथाएँ जो होती हैं उनकी तरह से व्यवहार करते थे। किसकी दंत कथाएँ, ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स माने होते हैं जिनको आप बोल देते हो पैगंबर, संत, साधु। सी यूज टू टेल अस, जो इनके बारे में वो हमें बताया करती थी। तो लेखक का कहना है कि जो उनकी दादी माँ थी वो उनको अक्सर उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थी, एक बच्ची के रूप में वो खेला करती थी। और वो बात लेखक को बिल्कुल ही बेतुकी और अशोभनीय लगती थी उनकी तरफ से। और वे जो लेखक थे और उनके जो भी साथी रहे होंगे बचपन में, वे उन बातों को, वो जो बात बताती थी उसको उसी तरह से व्यवहार करते थे। किस तरह से, जैसे कि वो जब दादी प्रॉफिट्स, पैगंबरों की कहानियाँ, साधु संतों की जो कहानियाँ सुनाती थी, उनके साथ में जो व्यवहार करते थे, उनको भी वो इग्नोर करते रहते होंगे। तो ऐसा ही व्यवहार उनके खेल के बारे में जो भी वो बताती थी उसके साथ भी वैसा ही वो व्यवहार करते थे, यानी कि ध्यान नहीं देते थे, उस पर सीरियसली नहीं लेते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब लेखक बता रहे हैं दादी माँ के अपीयरेंस के बारे में कि कैसी लगती थी। शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से रही थी। शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से रही थी। कैसे रही थी, शॉर्ट रही थी। शॉर्ट माने नाटी बौनी। और कैसी रही थी, एंड फैट, और मोटी रही थी। और कैसी रही थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा झुकी हुई रही थी, यानी कि थोड़ा झुकी हुई थी वो। बहुत से लोग देखे होंगे जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो कमर पे से थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो दादी के बारे में जब वो बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो हमेशा से ही छोटी रही थी, शॉर्ट रही थी, नाटी रही थी, मोटी रही थी और थोड़ा सा झुकी हुई रही थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस, उनका जो चेहरा था वो एक क्रिस क्रॉस था। क्रिस क्रॉस का क्या मतलब होता है, कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करते हुए काटती है तो इसे क्रिस क्रॉस बोलते हैं। तो उनके चेहरे पर भी ऐसे ही लाइनों के कटाव थे, झुर्रियों के कटाव थे, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस का था, ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों का। तो उनका चेहरा झुर्रियों का एक क्रिस क्रॉस था, कटान का बिंदु बन गया था। और ये झुर्रियाँ क्या कर रही थी, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो दौड़ रही थी हर जगह से हर जगह को दौड़ रही थी। झुर्रियाँ दौड़ेंगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर मतलब है कि झुर्रियाँ पड़ी हुई थी शरीर पर, हर जगह से हर जगह तक पड़ी हुई थी, यानी सब जगह शरीर पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थीं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके पूरे शरीर में सिकुड़न सी आ जाती हैं, अलग अलग आपको स्पष्ट रूप से लाइनें दिखाई देने लग जाती हैं। तो उनका चेहरा जो था, खुशवंत सिंह की दादी का, वो चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ था, हर जगह पर झुर्रियाँ थीं। नो, अब खुशवंत सिंह कह रहे हैं नहीं, वी वर सर्टेन,
हम निश्चित थे। सर्टेन माने होता है निश्चित, श्योर। हम श्योर थे, यकीन था हमें। क्या श्योर थे, क्या यकीन था, क्या सर्टेन थे हम? कि सी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा से रही थी, एज जैसा कि वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि नहीं, हमें पक्का यकीन था, हम निश्चित थे कि वो हमेशा से वैसी ही रही थी जैसा कि हम उन्हें जानते थे। यानी कि लेखक उन्हें किस तरह से जानते थे? 20 सालों से जानते थे, और 20 सालों से उन्होंने उनको बूढ़ा ही देखा था। तो वो इस बात को लेकर श्योर थे, वो हमेशा से ही बूढ़ी ही रही थी। आगे लिखा भी है उन्होंने इस बारे में, ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी, दैट, और इतनी बूढ़ी कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब बूढ़ी थी और इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि अब और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। जो लेखक हैं वो अपनी दादी माँ के बारे में कह रहे हैं कि वो इतनी बूढ़ी थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि अब और ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी, ग्रो नहीं कर सकती थी ओल्डर। एंड, और हैड स्टेड एट द सेम एज, और वो ठहरी हुई थी। हैड स्टेड माने रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी। कहाँ पर? एट द सेम एज, एक ही उम्र पर, समान उम्र पर ही ठहरी हुई थी। फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, कब से? 20 सालों से। तो वो कह रहा है कि वो 20 सालों से एक ही उम्र पर ठहर गई थी, यानी कि उनकी उम्र बड़ी ही नहीं थी। आगे देखते हैं। सी दादी के लिए आया है, सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। अब अपनी दादी माँ के बारे में कह रहा है कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। सी, वह, कुड नेवर हैव बीन, नहीं हो सकती थी। क्या नहीं हो सकती थी? सुंदर। बट, लेकिन, सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। अब ये क्या मतलब हुआ कि एक तरफ तो कह रहा है कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, और अगले सेंटेंस में बिल्कुल विरोधी बात कह रहा है कि लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। तो लेखक का कहने का मतलब है कि शारीरिक रूप से वो सुंदर नहीं थी, लेकिन आचरण से, व्यवहार से वो काफ़ी सुंदर थी। उनका मन, उनका जो हृदय था वो बहुत ही सुंदर था। तो ये जो प्रिटी शब्द है वो शारीरिक सुंदरता के लिए यूज़ किया है यहाँ पर लेखक ने, और ये जो बाद में ब्यूटीफुल कहा है उसे, ये उसके चारित्रिक सुंदरता की बात की गई है, उसके आचरण की, उसके हृदय की, उसके मन की सुंदरता की बात कही गई है। आगे लेखक कह रहे हैं कि सी होबल्ट अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। सी होबल्ड, होबल्ड माने होता है लड़खड़ा के चलना। तो वो लड़खड़ा के चलती थी। कहाँ पर? अबाउट द हाउस, घर में इधर उधर। यहाँ अबाउट का मतलब है इधर। तो वह घर में इधर उधर लंगड़ा के चलती थी या लड़खड़ा के चलती थी। कैसे? तो लिखा है इन स्पॉटलेस वाइट, सफ़ेद, और सफ़ेद भी कैसा? स्पॉटलेस, बेदाग, जिसपे कोई धब्बा ना हो। तो बेदाग सफ़ेदी में, आपको पता है कि दादी जी विधवा थी, और विधवा औरतें हमारे समाज में बूढ़ी हो जाती हैं तो वो सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। तो ये वाइट साड़ी के लिए आया है। तो कह रहा है, यही कहा है कि वो बेदाग सफ़ेद साड़ी में घर में इधर उधर लंगड़ा के चलती थी, हॉबल्ट करती थी। कैसे? आगे और दे रखा है कि विद वन हैंड, एक हाथ को रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर रेस्ट करके, आराम देके, टिका कर। तो एक हाथ से अपनी कमर को आराम देके, क्यों ऐसा क्यों करती थी वो? एक हाथ को कमर पर क्यों टिका देती थी? टू बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए। किस चीज़ का? हर स्टूप, अपने झुकाव का। स्टूप माने होता है झुकाव। आपको अभी थोड़ी देर पहले पता चला था कि दादी जी छोटी थी, मोटी थी, और स्लाइटली बेंड थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी, तो झुक के चलती थी।
तो वो जो जुखाब था, उस जुखाब का बैलेंस बनाने के लिए वो अपने एक हाथ को क्या करती थी, अपनी कमर पर रेस्ट करवाती थी, यानी कि कमर पर रख लेती थी। एंड और द अदर, दूसरे वाले हाथ को, दो ही हाथ होते हैं, एक यहाँ पर आ गया, एक हाथ को तो उन्होंने अपने झुकाव का बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए कमर पर रख लेती थी, और दूसरे वाले से क्या कर रही होती थी, टेलिंग द बीट्स। देखो टेल माने हमने पढ़ा है बताना, कहना, लेकिन यहाँ टेल का मतलब गिनने से है, ठीक है। जाप करने के लिए आपने देखा होगा लोग माला लेके बैठते हैं और माला में मनके होते हैं, ठीक है, मनकों को कहा जाता है बीट्स, और वो मनकों की जो माला होती है उसे बोलते हैं रोजरी, ठीक है। तो दूसरे वाले हाथ से, एक हाथ से तो अपने झुकाव का संतुलन बनाने के लिए उसे कमर पर टेक देती थी, और दूसरा वाला जो था, तो अदर वाला हाथ था, उससे क्या करती थी, अपनी जो माला थी, उस माला के जो मनके थे, उन मनकों को वो फेरती रहती थी। टेलिंग माने फेरना या गिनना, ठीक है। टेल का दूसरा मतलब क्या होता है, फेरना या गिनना। तो दूसरे हाथ से वो अपनी माला के मनकों को टेलिंग करती रहती थी, फेरती रहती थी, गिनती रहती थी। चलो आपको दिखा देते हैं रोजरी कैसी होती है। देखो यहाँ पर आपको एक रोजरी दिखाई देगी। ये इसके जो आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये मन के लगे हुए हैं, ये एक मन का, ये एक, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मन के हैं। एक माला में 108 मन के होते हैं। तो वो मन के स्फटिक के भी हो सकते हैं, यहाँ पर तो ये रुद्राक्ष के मन के हैं, तुलसी के भी हो सकते हैं, बैजंती के भी हो सकते हैं, और किसी चीज़ के भी वो मन के हो सकते हैं। तो ये जो मन का होता है, मन के, इन मनकों को बोलते हैं अंग्रेजी में बीट्स, और पूरी माला को, मनकों वाली माला को बोलते हैं रोजरी। और लोग इसको क्या करते हैं, हाथों में पकड़कर घुमाते रहते हैं, फेरते रहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हाथों में पकड़कर इसको गिन गिन के मंत्र का जाप करने वाली जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं टेलिंग, ठीक है। तो दादी माँ भी अपने दूसरे वाले हाथ से क्या करती रहती थी, अपनी माला के मनकों को फेरती रहती थी। चलो आगे पढ़ते हैं। हर सिल्वर लॉक्स, हर सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, लॉक्स, अब लॉक्स माने तो ताले होते हैं, लेकिन यहाँ लॉक्स तालों के लिए नहीं आया है, यहाँ लॉक्स आया है जुल्फ़ों के लिए, बालों के लिए। और सिल्वर का मतलब है कि चांदी जैसे, यानी कि सफ़ेद से कलर के, चमकदार सफ़ेद कलर। तो उनके जो सफ़ेद, चांदी जैसे सफ़ेद कलर के जो बाल थे, वो बाल कैसे थे, तो कह रहे हैं बर स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे, कैसे, अनटाइडली, ठीक है। अनटाइडली का मतलब होता है कि जो बड़ी ही लापरवाही के साथ, फूहड़पन के साथ, या मलिनता से, ठीक है, वैसे ही बिखरे हुए हों बस, ठीक है। खुले हुए बाल बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते, तो अगर ढंग से ना बिखरे हों तो उनके जो सफ़ेद चांदी से कलर के जो लॉक्स थे, लॉक्स का मतलब यहाँ ताला बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बालों की बात हो रही है, वो बिखरे हुए थे, कैसे, लापरवाही से बिखरे हुए थे, खुले हुए बिखरे हुए थे। कहाँ पर, ओवर हर पेल, उनके हल्के पीले पकड़ फेस। अब ये पकड़ फेस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनके दांत वगैरह टूट जाते हैं, और दांतों के टूटने की वजह से मुंह पिचक जाता है, ठीक है। तो ऐसे पिचके हुए मुंह को बोला जाता है पकड़, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनके सफ़ेद चांदी जैसे जो बाल थे वो लापरवाही से बिखरे हुए थे, उनके पीले पिचके हुए चेहरे के ऊपर, यानी कि बाल चेहरे पे आ रहे थे और चेहरा उनका पिचका हुआ था और हल्का पीलापन लिए हुए था। एंड और हर लिप्स, और उनके होठ, कॉन्स्टेंटली, लगातार, मूव्ड, चलते रहते थे, काय में, इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल माने होता है जिसको सुना ना जा सके, ऑडिबल माने होता है जिसको हम सुन सकते हैं, जो चीज़ श्रव्य होती है, ऑडिबल जो अश्रव्य होती है उसे इनऑडिबल, दैट कांट बी लिसन्ड या हियर, उसे बोलते हैं इनऑडिबल। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है।
तो वो कह रहे हैं लेखक, और उनके होठ लगातार चलते रहते थे। काय में चलते रहते थे कि ना सुने जाने वाली प्रार्थना में, यानी कि वो इतना धीमे धीमे मंत्रों का जाप करती थी जो सुनाई नहीं देता था, और इस जाप की वजह से, इस प्रार्थना की वजह से उनके होठ लगातार क्या करते रहते थे, मूव्ड करते रहते थे, हिलते रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। यस, हाँ, अब लेखक कह रहे हैं कि हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी, हाँ वो सुंदर थी। अब सुंदर ब्यूटीफुल बताया है तो काय की वजह से सुंदर बता रहे हैं, तो देखते हैं। तो कह रहे हैं कि सी वॉज, वह थी, किसकी तरह थी, लाइक द विंटर लैंडस्केप। लैंडस्केप माने होता है परिदृश्य, तो सर्दियों के परिदृश्य की तरह थी। अब सर्दियों का परिदृश्य कौन सी जगह का, तो कह रहे हैं इन द माउंटेन्स, पर्वतों में। तो वह पर्वतों में सर्दियों के परिदृश्य की तरह थी। वह कौन, दादी माँ। अब सर्दियों में पहाड़ों में आपने देखा होगा क्या होता है, चारों तरफ बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ जम जाती है, चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़, दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है, एकदम सफ़ेद शांत माहौल हो जाता है। तो वो कह रहे, उनकी तुलना भी दादी माँ की उन्होंने उसी चीज़ से की है। वो करें कि वह पहाड़ों में सर्दियों के परिदृश्य की तरह थीं। तो कैसी थीं वो, तो लिखा है एन एक्सपेंस। एक्सपेंस माने होता है एक्सटेंशन, विस्तार, एक विस्तार थी। काय का विस्तार थी, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। ठीक है, प्योर माने शुद्ध, वाइट माने सफ़ेद, सेरेनिटी माने गंभीरता। तो शुद्ध सफ़ेद गंभीरता का विस्तार थी। कैसी गंभीरता का, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांति और संतोष की सांस लेने वाली, यानी कि वह शांति और संतोष की सांस लेने वाली शुद्ध सफ़ेद गंभीरता के विस्तार थीं। किसकी तरह से थीं ये, ऐसा माउंटेन में जिस तरह से सर्दियों का जो परिदृश्य होता है ठीक वैसे ही थीं। यानी कि लेखक आपको बताना चाहता है कि जब उसने उनको ब्यूटीफुल कह दिया था, ये बोला था प्रीटी नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी, तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि वो बहुत ही शांत रहने वाली महिला थी और बहुत ही संतोषी महिला थी, और इसी वजह से, इन गुणों की वजह से उनको उसने ब्यूटीफुल कहा था पहले, लेकिन प्रिटी नहीं कहा। आगे लिखा है कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। जब भी एक से ज़्यादा पर्सन आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो अंग्रेजी में 2, 3, 1 वाला नियम चलता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। क्योंकि यहाँ अभी कोई सेकंड पर्सन है नहीं, तो पहले थर्ड पर्सन आया है और उसके बाद फर्स्ट पर्सन को रखा गया है। तो माई ग्रैंड मदर एंड आई, तो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ में वर गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त थे। आगे लिखा है कि माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, वो कह रहे हैं कि मेरे माता पिता, खुशवंत सिंह के जो माता पिता थे, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए थे। किसके साथ, विद हर, उनके साथ छोड़ गए थे, यानी कि दादी माँ के साथ छोड़ गए थे। व्हेन, जब, दे वेंट टू लिव, जब वो रहने के लिए चले गए, इन द सिटी, शहर में। यानी कि जब खुशवंत सिंह के माता पिता थे, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए, तो वो खुशवंत सिंह को, जो लेखक हैं, उनको दादी माँ के पास छोड़ गए थे। एंड, और, वी मतलब खुशवंत सिंह और उनकी दादी, वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और वो कह रहे हैं कि हम, यानी कि वो और उनकी दादी लगातार साथ थे, यानी कि तब से लगातार वो साथ ही रह रहे थे। आगे लिखा है कि सी, वह यूज्ड टू वेक मी अप, तो वो यूज्ड के बाद पांचवी फॉर्म आ रही है, मतलब भूतकाल की किसी आदत की बात हो रही है, नियमित क्रिया की, आदत की। तो सी यूज्ड टू वेक मी अप, वो मुझको जगाया करती थी।
इन द मॉर्निंग, सुबह, वो सुबह मुझे जगाया करती थी और क्या क्या करती थी, एंड गेट मी रेडी, और मुझको तैयार किया करती थी। काय के लिए? फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए। वह सुबह मुझे जगाया करती थी और स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी। कौन? सी, दादी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, सी सैड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना, यानी कि वो अपनी सुबह की प्रार्थना को कहती थी। कैसे कहती थी? इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, तो एक लयबद्ध, मोनोटोनस, मोनो माने होता है एक, टोनस मतलब टोन से संबंधित, एक लय में गाने की तरह से गाती थी। वह अपनी सुबह की प्रार्थना को एक लय में गाने की तरह से गाती थी। कब गाती थी? वाइल, जब, सी बॉथ, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहना रही होती थी, तो तब वो अपनी सुबह की प्रार्थना को एक लय में गाती थी। और क्यों गाती थी? इन द होप, उम्मीद में गाती थी। किस उम्मीद में? दैट, कि आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो, और इसको जान जाऊंगा। किसको? ये जो प्रार्थना है इसको जान जाऊंगा। कैसे? बाई हार्ट, हृदय से। यानी कि वो सुबह जो प्रार्थना करती थी, नहलाते समय उनको और ड्रेस पहनाते समय एक लय में गाती थी, और इसलिए गाती थी, इस उम्मीद में गाती थी कि जो लेखक हैं वो इसको सुनेंगे और इसको कंठस्थ याद कर लेंगे, उन्हें भी ये दिल से याद हो जाएगी। आई लिसन्ड, अब लेखक कह रहे हैं कि मैं सुनता था। क्यों सुनते थे? बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। मुझे आवाज़ से बहुत प्यार था, बहुत अच्छी लगती थी उनकी दादी माँ की। बट, लेकिन, नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी इसे, लर्न माने सीखने के लिए, बॉदर्ड माने कष्ट नहीं किया, परेशानी नहीं उठाई। वो कह रहे हैं कि मैं उसको सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से प्यार करता था, उनकी आवाज़ मुझे दादी माँ की बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसे, यानी कि उस प्रार्थना को सीखने की कोई परेशानी नहीं उठाई, कभी कष्ट नहीं किया, उसको सीखने की कभी कोशिश नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन, उसके बाद, सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो ले आती थी, फैच माने लाना, क्या ले आती थी? मेरी लकड़ी की स्लेट, पट्टी, विच, जिसे, सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे उन्होंने पहले ही धो दिया होता था, एंड प्लास्टर, और पोत दिया होता था, किससे? विथ येलो चौक, पीले चौक से। तो उसके बाद वो मेरी लकड़ी की पट्टी ले आती थी जिसे उन्होंने पहले ही धो दिया होता था और पीले चौक से पोत दिया होता था। और किस चीज़ को ले आती थी? अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटे मिट्टी की दवात को जिसमें स्याही रखी जाती है उसको ले आती थी। और क्या लेके आती थी? एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन ले आती थी। और इन तीनों चीज़ों को लाके क्या करती थी? टाई देम ऑल, उन सभी को बांध देती थी। टाई माने होता है बांधना। क्या में? इन अ बंडल, ठीक है, एक गट्ठर में बांध देती थी। और क्या करती थी? एंड हैड इट टू मी, और इसको मुझे दे देती थी, सौंप देती थी। यानी कि जब नहाने धोने के बाद, ड्रेस पहनाने के बाद दादी क्या करती थी कि वो उस लेखक की जो लकड़ी की जो स्लेट होती है, पट्टी होती है, पहले पुराने ज़माने में कॉपियाँ किताब तो थी, कॉपियाँ नहीं चलती थी, तो उस ज़माने में लकड़ी की स्लेट चलती थी। उसी स्लेट को कभी काले रंग से कभी पीले रंग से पोत दिया जाता था धोने के बाद, और उस पर स्याही से और सेंटा की लकड़ी की पेन बना के लिखा जाता था। तो दादी माँ उन सारी चीज़ों को लाके एक साथ बांध देती थी बंडल में और उसको उसे लेखक को सौंप देती थी। फिर क्या करते थे वो लोग? आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक
स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो वो कह रहे हैं कि एक मोटी बासी चपाती काय के साथ में, विद अ लिटिल बटर थोड़े से मक्खन के साथ में, एंड शुगर और चीनी के साथ में, स्प्रेड ऑन इट इस पर फैले हुए। यानी कि एक बासी चपाती जिस पर थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा मक्खन फैला हुआ था उस चपाती का ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल हम स्कूल जाते थे। यानी कि नाश्ते में लेखक को क्या मिलता था, बासी चपाती मिलती थी जिस पर थोड़ा सा मक्खन लगा दिया जाता था और थोड़ी सी चीनी लगा दी जाती थी, फैला दी जाती थी, और उसका नाश्ता करने के बाद वो स्कूल जाते थे अपनी दादी माँ के साथ। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वह ले जाती थीं, क्या ले जाती थीं, सेवरल स्टेल चपाती, कई बासी रोटियां ले जाती थीं, चपातीज ले जाती थीं, किसके साथ, अपने साथ। काय के लिए ले जाती थी भाई बासी रोटियों का, तो कह रहे हैं कि फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। यानी कि रास्ते में कुत्ते भी मिलेंगे तो उन कुत्तों के लिए भी वो बासी रोटियां ले जाती थी। यानी कि कुत्तों की भी उतनी ही वैल्यू थी जितनी लेखक की थी, या ऐसे कह सकते हैं लेखक की उतनी ही वैल्यू थी जितनी कुत्तों की थी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज हमेशा, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती थी, विद मी मेरे साथ। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, स्कूल लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था, किससे, टू द टेम्पल, मंदिर से। मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ में, क्योंकि वो स्कूल मंदिर से ही लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था, मंदिर से ही अटैच था। द प्रीस्ट, प्रीस्ट माने होता है पुजारी, तो द प्रीस्ट टॉट अस, जो पुजारी थे, पुरोहित थे, वो हमको पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला पढ़ाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे। वहाँ पर जो पुजारी थे वही हमें क्या करते थे, वर्णमाला भी पढ़ाते थे और सुबह की प्रार्थना भी पढ़ाते थे। वाइल, जब द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। तो वाइल माने जब या जबकि, तो जब बच्चे पंक्तियों में बैठते थे, ऑन आइदर साइड, प्रत्येक तरफ, आइदर दो साइड के लिए आता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो किसकी दोनों तरफ, तो कहा है ऑफ द बरांडा, बरामदे के दोनों ओर जब बच्चे पंक्तियों में बैठते थे, क्या करते हुए बैठते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला को गाते हुए, और या द प्रेयर, या किसको गाते हुए, प्रेयर को। कैसे, इन अ कोरस, कोरस का मतलब होता है समूह में। तो जब बच्चे वर्णमाला को या प्रार्थना को समूह में गाते हुए बरामदा के दोनों ओर पंक्तियों में बैठे होते थे, तो उस समय दादी माँ क्या कर रही होती थी, तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सैट इनसाइड, अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स माने होता है शास्त्र ग्रंथ, तो मेरी दादी माँ अंदर बैठ के क्या पढ़ती रहती थी, शास्त्रों को पढ़ती रहती थी, शास्त्रों का अध्ययन करती रहती थी। यानी कि जब बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठ के अल्फ़ाबेट गा रहे होते थे, समूह में प्रार्थना गा रहे होते थे, उस समय मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठ के शास्त्र पढ़ रही होती थी।